हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आई नो आप सब लोग को ये चैप्टर बहुत पसंद है और बहुत ही क्यूरियस होते हैं हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, क्योंकि इसमें हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें जानने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल डीएनए है, आपका राइबोसोम है, इन सबको जानने की इच्छा हमारे दिमाग में रहती है। तो डोंट वरी गाइज, आज मैं आपको यही चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। स्टार्ट करने वाले हैं हम ये चैप्टर और कुछ वीडियोस में हम इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ और स्टोरी में एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको गेस करना पड़ेगा उसका आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखो, एक बच्चा था बहुत छोटा और बहुत ही पुअर फैमिली से। ठीक है, उसके बहुत सारे भाई बहन थे, बहुत सारे सिबलिंग्स थे। अब उन सब में से, सारे बहन भाइयों में से वो इकलौता था जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था, जो हार्ड वर्किंग था, जो कुछ करना चाहता था अपनी लाइफ में और बहुत आगे बढ़ना चाहता था। बट क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी तो उसके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेज पाते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, हार्ड वर्क करना चाहता है, बहुत मेहनत करना चाहता है, तो अब क्या हुआ कि उसके पेरेंट्स ने उसको मॉनेस्ट्री में भेज दिया पढ़ने के लिए। ठीक है, मॉनेस्ट्री क्या होता है? जहाँ पे मॉन्क्स एक साथ रहते हैं और सीखते हैं। ठीक है, अब मॉनेस्ट्री में जब वो पहुँचा तो वहाँ पे उसने बायोलॉजिकल साइंस पढ़ी, नेचुरल साइंस पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े। और फिर फाइनली जब उसने अपनी पढ़ाई ख़त्म की तो उसने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी और कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगा। अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पाइसम सेटाइवम पर। अब इसका नाम सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बच्चे की बात कर रही हूँ और वो बच्चा कौन था। अभी भी नहीं समझ आया? पाइसम सेटाइवम, गार्डन पी, अब तो क्लियर हो ही गया होगा कौन है वो। यस, वो बच्चा और कोई नहीं, मेंडल था। ठीक है, अब जब आपको मालूम है कि उन्होंने गार्डन पी पर 7 ईयर्स तक अपना एक्सपेरिमेंट किया और 7 ईयर्स के बाद जब एक्सपेरिमेंट ख़त्म हुआ तो उन्होंने क्या दिए? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ठीक है, और ये हम प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी सारे लॉज इसके डिस्कस कर चुके हैं। अब अगेन, क्योंकि वो पुअर फैमिली से थे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए और जितनी भी अपनी रिसर्च की, उसके लिए उनको एक अच्छा जर्नल पब्लिश करने के लिए नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो आर्टिकल है वो एक छोटे से जर्नल में पब्लिश करा दिए। अब उस जर्नल का नाम क्या था? ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि मेंडल ने जिस आर्टिकल में अपना पब्लिश कराया था वो आर्टिकल कौन सा था? तो वो आर्टिकल था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून। यस, ये एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने पब्लिश कराए अपने लॉज और जितना भी उन्होंने रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट्स की। अब ये तो छोटा सा आर्टिकल था। अब फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये बहुत छोटे से आर्टिकल में पब्लिश हुआ था। लेकिन कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने इस आर्टिकल को पढ़ा। अब जब उन्होंने ये आर्टिकल पढ़ा और फिर अपनी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट की तो कुछ का तो रिज़ल्ट एकदम सिमिलर आया मेंडल के रिज़ल्ट के साथ, मतलब कि कोई डिफरेंस ही नहीं था। जो मेंडल ने जैसे जैसे बात बोली वैसे वैसे उनके एक्सपेरिमेंट में वो प्रूफ हो गया कि जो मेंडल ने कहा था वो एग्जैक्टली सही था। और आपको मालूम है, आज जो हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है? जीन। यस, इनहेरिटेंस की यूनिट है जीन। आज जिस जीन्स की हम बात करते हैं वो मेंडल ने उसको क्या बोला था? फैक्टर्स बोला था, राइट? तो कुछ साइंटिस्ट ने
ये देखा कि हाँ जो मेंडल ने बोला वो एकदम करेक्ट था और उनकी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी मेंडल जैसा आया, बट कुछ का रिजल्ट नहीं आ पाया। आपको मालूम है हमने प्रीवियस चैप्टर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा है, को डोमिनेंस पढ़ा है, जिसका रिजल्ट मेंडल से कंपेयर करो तो डिफरेंट है, राइट। उसके बाद और भी, जैसे मॉर्गन है एक साइंटिस्ट, आपको मालूम है ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं। जो मॉर्गन थे उन्होंने भी उनका भी रिजल्ट डिफरेंट आया था, जिससे उन्होंने नाम दिया था अपने एक्सपेरिमेंट के बाद लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। रिमेंबर लास्ट चैप्टर में हमने ये सब डिस्कस किया है। अब ये तो बात हुई मेंडल की। अब जब उनकी डेथ हो गई और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बाकी सब ने करके देखे और फिर उन्होंने देखा कि हाँ जो मेंडल ने बोला था वो एकदम करेक्ट है, उन्होंने क्या जो बात बोली थी। अब 1828 में क्या हुआ, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। अब एक और बात करते हैं हम। 1868 में एक डॉक्टर थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मेस्चर। ये क्या करते थे कि इनके पास, ये बहुत अच्छे डॉक्टर थे, ठीक है। ये क्या करते थे, इनके पास जो भी पेशेंट्स आते थे उन पेशेंट्स का वो पस सेल निकाल लेते थे। अब पस सेल क्या होता है, पस सेल जो WBCs आपकी होती है वो निकाल देते थे और निकाल के रख लेते थे, और फिर क्या करते थे कि घर जाके उसको एनालाइज करते थे अंडर द माइक्रोस्कोप। देखते थे कि उसमें क्या दिख रहा है, हर एक पर्सन का अलग अलग इंडिविजुअल का वो चेक करते थे। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि उनको एक सेल दिख रहा है, ठीक है, और उस सेल में बीच में एक डेंस एरिया है। अब ये डेंस एरिया क्या है उनको नहीं मालूम था, ठीक है। ये डेंस एरिया जो था, उन्होंने जब इस डेंस एरिया को एनालाइज किया और इस पे एक्सपेरिमेंट किए तो देखा कि भाई ये तो एसिडिक एनवायरनमेंट है ना। अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट और कुछ नहीं था, आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड था, दैट इज DNA। बट उस टाइम पे उनको नहीं मालूम था कि ये DNA है, उनको तो बस एसिडिक एनवायरनमेंट दिखा कि कुछ है, डेंस एरिया जो है कुछ वो एसिडिक एनवायरनमेंट का है। तो उन्होंने क्या किया कि उसका नाम दे दिया उस एसिडिक एनवायरनमेंट का न्यूक्लिन। उन्होंने वो नाम दे दिया न्यूक्लिन। अब बेसिकली ये जो स्टेप्स मैंने आपको बताए ये और कुछ नहीं था, ये जर्नी थी फ्रॉम जीन टू DNA। अब इनको भी नहीं मालूम था कि भैया ये DNA है, तो इन्होंने उसको डिस्क्राइब कर दिया एज अ न्यूक्लिन, ठीक है। तो इस तरीके से हुआ। फिर जब न्यूक्लिन उसको इस्टेब्लिश किया उन्होंने इस तरीके से कि ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट उनको मिला है वो न्यूक्लिन है। उसके बाद जो सर्च स्टार्ट हुई, रिसर्च हुई कि ये क्या है, DNA है या कुछ और है, जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके बाद वो सब चीज़ें स्टार्ट होने लगी। तो ये जो आपको मैंने बताया कि ये जो एसिडिक एनवायरनमेंट था ये बेसिकली आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड था, राइट। अब ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं इसकी बात करूं, DNA में, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अब DNA ही बोलेंगे, ठीक है। आपको मालूम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और MCQs में इसकी फुल फॉर्म भी आती है। जो मैंने आपको बताया कि मेंडल ने किस आर्टिकल में अपना पब्लिश कराया था रिसर्च, नेचुरल हिस्ट्री और सोसाइटी ऑफ ब्रून, ये भी आपका MCQ में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और फ्रेडरिक मेस्चर ने एसिडिक एनवायरनमेंट को क्या डिस्क्राइब किया, न्यूक्लिन से डिस्क्राइब किया, ये भी एक आपका MCQ आ सकता है। तो अगर हम DNA की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट DNA में है that DNA is a long polymer chain of deoxyribonucleotides. Deoxyribonucleotides, ठीक है।
अब जो डीएनए की लेंथ होती है वो बेसिकली बेस्ड होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे उस चेन के अंदर उतनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स हैं इसके जो आपके एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, एमसीक्यूज़ में, जैसे कि बैक्टीरियोफेज 174, इसके अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेटर है कि ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसमें कितने होते हैं? 48,502 न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। अगर हम ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। और अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो ह्यूमन जीनोम में 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डीएनए से रिलेटेड। इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है डीएनए का, अभी बहुत कुछ बाकी है डीएनए में पढ़ने के लिए कि किस तरीके से बहुत सारे लोगों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए और फिर फाइनली इस्टेब्लिश कर दिया कि येस, डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटीरियल।